तो हमने बहुत आरोप और प्रत्यारोप देख लिए, लेकिन इस आधे घंटे में मैं बात करना चाहूंगा कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है। क्योंकि आज अगर काम करना शुरू करेंगे तो शायद 10 साल 15 साल बाद जाकर एयर क्वालिटी सुधर पाएगी, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। जादू की छड़ी घुमाने से कुछ भी नहीं हो पाएगा इस सब्जेक्ट के ऊपर। मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया आलमी जी हैं, मेरे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हैं, मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा जी हैं, मेरे साथ डॉक्टर एम वली हैं, जाने माने डॉक्टर हैं, मेरे साथ डॉक्टर एस राम हैं, प्रोफेसर और एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड प्लानिंग, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली के। लेकिन सबसे पहले एक और दर्शक मीनाक्षी शेखावत दिल्ली से। आज हमने सभी एनसीआर के दर्शक रखे हैं ताकि समझ सकें कि हमारे दर्शक क्या महसूस कर रहे हैं। मीनाक्षी जी क्या कहेंगी 700 के संकट के बारे में? जैसा कि मैं देख रही हूँ और कब से सुन रही हूँ कि यहाँ पे सिर्फ बहस हो रही है, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगाए जा रहे हैं, कोई भी कंक्लूजन पे नहीं आ। मैंने 3 इसके तरीके सोचे, जो मेरी एक विचार है, मुझे नहीं पता आप कितना उससे सहमत होते हैं। सबसे जरूरी है वैक्यूम क्लीनिंग सड़कों की, जो कोई नहीं करता है। आप सड़क पे निकलते हो, टायर्स के धुआं के कारण पूरा मिट्टी पूरे वातावरण को भर देती है, और हम फिर प्रदूषण को दोष दे रहे होते हैं कि भाई प्रदूषण हो रहा है, पटाखों के कारण हो रहा है। हमारे पास जितने भी ये फसल जलने के बाद में जो धुआं उठ रहा है उसके कारण हो रहा है, वो गंदगी कोई नहीं देख रहा है। दूसरा, लोगों की विलासिता, जो कि सार्वजनिक व्हीकल को यूज करना ही नहीं चाहते। उनको ये लगता है कि मुझे मेरी ही कार से जाना है, मुझे दूसरे की कार को पूल नहीं करना, मुझे मेट्रो नहीं लेना, मुझे बस नहीं लेना, हमें हमारे ही व्हीकल से जाना है। तो ये भी पोल्यूशन को बढ़ाने का सबसे मेजर कारण है। तीसरा, मुझे लगता है जो हम एक दूसरे को कह रहे हैं कि हम इस पे काम नहीं कर रहे, हम इस पे काम नहीं कर रहे। इस पे काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान ना दें, हम इस चीज पे ध्यान ना दें कि पटाखे बंद करने हैं नहीं करने हैं, हमें एक दूसरे से बात करनी है नहीं करनी है, हमें बहस करनी है नहीं करनी है। सिर्फ एक काम करना है, अपनी जगह से ये गंदगी, हम नहीं चाह रहे कि सब लोग मिलके लगे, अपने अपने एरिया के पास में क्लीनिंग करने लगोगे ना, ये वैक्यूम खत्म होगा। अपने घर के बाहर के पेड़ों को धोना चालू कीजिए, ताकि उनके ऊपर जो धुआं है वो हवा के साथ में प्रदूषण ना फैलाए। कोविड का जितना डर था, उतना डर किसी और बात का नहीं था हमें, लेकिन हमें किसी को भी नहीं पता कि जो ये स्मोग हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, ये कोविड से भी खतरनाक है। अब बिल्कुल आप लोग सही कहा सोचिए क्या मीनाक्षी कर जी, सकते हैं। बहुत खतरनाक है। और ये हमारी जो एवरेज आयु है उसको लगातार कम कर रहा है। हम महसूस ही नहीं कर रहे, लेकिन हमारा जीवन लगातार छोटा होता जा रहा है। सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं एक एक करके। मैं सबसे संजीव झा जी, आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन होना चाहिए इस समस्या का? आप कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी की बात कर रहे हैं, किन किन चीजों को इंक्लूड करना चाहेंगे? आप खुद समझते हैं इस दिल्ली के आप विधायक हैं। देखिए, अभी जो दर्शक बहुत अच्छी बात इन्होंने कहा कि इनको दोनों तरह से प्रयास करना पड़ेगा, गवर्नमेंट का कंटिन्यूड एफर्ट और साथ में लोगों का पार्टिसिपेशन। मुझे लगता है कि जो दिल्ली सरकार ने अभी कुछ किए, जैसे मैंने पहले कहा कि 24 बिजली की व्यवस्था, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ई व्हीकल्स, आपको सीएनजी व्हीकल्स का प्रमोट करना पड़ेगा। आपको सड़कों पर आपको जो थर्मल प्लांट है, जो एनसीआर रीजन में थर्मल प्लांट हैं, उसको आपको उस तकनीकी को अपग्रेड करना पड़ेगा। आपको आप ईंट की भट्टी देखिए, आप चारों तरफ देखिएगा ईंट की भट्टी बहुत सारे हैं, उसको नई तकनीकी से अब जिगजैग जो टेक्नोलॉजी आया है बहुत जगह इंप्लीमेंट हो रहा है, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपको। इसी तरह से एनसीआर रीजन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको ई व्हीकल्स, आपके सीएनजी व्हीकल्स को आपको प्रमोट करना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छी सजेशन दिया कि जितनी मैकेनिकल स्वीपिंग्स जो मशीन हैं उसको लगाना पड़ेगा, आपको स्मोक करना आपको लगाना पड़ेगा, ताकि ठीक से सभी जगह पे आपको धुलाई, पेड़ों की धुलाई, जगहों की धुलाई हो पाए। मुझे लगता है ये सारे एफर्ट ना केवल दिल्ली बल्कि सभी नेबरिंग एनसीआर रीजन में सबको करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि जब हम डिबेट में बैठते हैं तो मुझे लगता है ये हम लोग जो एक दोषारोपण करते हैं, जनता वो नहीं सुनना चाहती है। जनता ये जानना चाहती है गवर्नमेंट कितना सेंसिटिव है, कितना सीरियस है हमारे मुद्दे पे। तो मुझे लगता है कि सभी पार्टी, किसी भी पार्टी की सरकार हो, अगर हम सब लोग एक डायरेक्शन में काम करें और साथ में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में काम करें तो ज्यादा अच्छा हो सकता है। और मैं बार बार एक बात कहता हूं, इसमें फिर केंद्र सरकार को एक मुख्य भूमिका हमें निभाना पड़ेगा, क्योंकि हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, केंद्र सरकार एनफोर्स कर सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार के पास ही ये अधिकार है कि सभी स्टेट को ये एनफोर्स करने का, आपको ये करना है। तो मुझे लगता है जब तक हम सब
लोग ये राजनीतिक तूतुम में से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक कोई ठोस समाधान नहीं मिलने वाला और राजनीतिक दोषारोपण से पॉल्यूशन कम नहीं होने वाला, इसे खत्म नहीं होने वाला। तो एक कॉन्क्रीट प्लान की जरूरत है और वो प्लान सभी स्टेज पे इंप्लीमेंट हो। और मुझे लगता है लगातार मीटिंग की जरूरत है। केंद्र सरकार लगातार हर महीने मीटिंग करे, ना केवल ये नवंबर दिसंबर या सुप्रीम कोर्ट के कहने पे, बल्कि मुझे लगता है कंटिन्यूअस मीटिंग, कंटिन्यूअस एफर्ट की जरूरत है। तभी कोई सकारात्मक प्रभाव हम साल 2 साल में देख सकते हैं। इसका कोई ये अलाउद्दीन का चिराग नहीं है कि हमने घुमा दिया और प्रदूषण खत्म हो गया। ठीक है संजीव झा जी, आपने कई सारी बातें कही, लेकिन करना भी आप ही को है। सबसे बड़ा पॉइंट ये है। मैं सीधे शाजिया के पास जाऊंगा। शाजिया, क्यों गार्जियन की भूमिका नहीं निभा रही है केंद्र सरकार? संजीव झा ने यह बात कही कि गार्जियन की भूमिका निभानी पड़ेगी केंद्र सरकार। देखिए, नहीं, मैं जो मेरे भाई संजीव ने जो बातें कही हैं, मैं कहूँगी उन सब बातों से बचना पड़ेगा अगर वाकई में कुछ काम करना है। तो ये सारी की सारी बातें कही हैं, उन सबको हाथ जोड़कर दरकिनार करना होगा और इसी बात से बचना होगा जो उन्होंने कही है कि ठोस प्लान हो, प्लानिंग हो और सरकारों पे जाइए, जनरलाइज कर दीजिए, एक भी ठोस कदम ना उठाइए, एक भी कॉन्क्रीट बात का जवाब ना दीजिए। ठोस बातें क्या हैं? क्या है मुख्य कारण? वेहिकुलर पोल्यूशन, यानी कि वाहनों से के वजह से जो प्रदूषण है, उसमें सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा है? 2 व्हीलर्स की। आपको देखना पड़ेगा इसका निवारण कैसे होगा। अभी आलोक भाई ने बहुत सी बातें बताई और आलोक भाई मेरे पास प्यारे भाई हैं, लेकिन उन्होंने ये तक कह दिया कि केजरीवाल जी जो झूठ बोलते हैं वो भी मोदी जी की वजह से बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब मोदी जी इतने पावरफुल हैं कि संजीव जी भी अगर झूठ बोलते हैं और केजरीवाल भी झूठ बोलते हैं, वो भी मोदी जी ने सिखाया है। तो वाह, क्या शानदार जादूगर हैं हमारे मोदी जी कि उनको भी झूठ बुलवा रहे हैं वो। तो बहुत ही आपने तो कमाल की बात कह दी। पर आलोक भाई ने एक और बहुत अच्छी बात कही जो आरटीआई का उन्होंने जिक्र किया, जिसमें उन्होंने बताया कि बसें कैसे कम हो गई हैं। तो जो स्टडी करने पहुंचे थे मनीष जी, पूरे यूरोप का चक्कर जो लगा रहे थे वो एक वक्त में, जब यहाँ पे चिकनगुनिया फैली हुई थी उस टाइम, तो पता नहीं उसका नतीजा क्या हुआ है, लेकिन बसें कम हो गई हैं, बसें बड़ी नहीं हैं। और बहुत बातें हो रही थी इलेक्ट्रिक बसों का, ये सब। तो ये है ठोस समाधान। अगर आप अगर आप 2 व्हीलर्स को कम करेंगे, क्योंकि उसके वजह से सबसे ज़्यादा पोल्यूशन है। आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की, सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी वही है, आपको कहना पड़ेगा कि ये इंजन बंद और बिजली कम और ये सब ना करें। आप इस तरह के इन चीज़ों से बाज आएँ। और पराली की वजह से सिर्फ 4% है पोल्यूशन। तो इसलिए आप और स्टेट्स में भी जाने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं इसके का कोई फ़ायदा नहीं है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और इंडस्ट्री, ये तीसरे और चौथे बड़े कारण हैं। इसमें आपको देखना होगा कि आप क्या कर रहे हैं, इसमें आपकी नज़र रहेगी। इसमें आपकी एमसीडी मदद कर सकती है। मैं क्योंकि सच बोलती हूँ इसलिए मैं कह रही हूँ। और जहाँ तक बात है ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री भी आपके अंडर है, सारे लाइसेंसेस भी वहाँ से आते हैं। इसमें आप एमसीडी की तरफ क्यों देख रहे हैं, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आपसे कहा है कि आपको क्या चाहिए कि आप 8,500 किलोमीटर की रोड्स को सफाई करें। तो उन्होंने कहा ये हम जानते नहीं हैं। बहुत ही मासूम तरीके से राहुल मेहरा जी ने कहा सुप्रीम कोर्ट के सामने कि भाई ये तो हम जानते नहीं है, ये एमसीडी वाले बता दे तो हम कर लेंगे। इस पर झाड़ा है और लताड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आप क्यों नहीं जानते हैं, ये सरकार आप चला रहे हैं, आप किसी और की तरफ क्यों देख रहे हैं, ये भी हम बताएंगे आपको। और जितना आपकी ऑडिट होनी चाहिए, जो आप अपने पॉपुलैरिटी के लिए और अपने प्रचार के लिए जो आप रोजाना इश्तिहार दे रहे हैं, तो प्लीज इन सब चीजों से बाज आएं। और मैं कहूंगी पूरी तरह से जो बातें आम आदमी पार्टी के एमएलए मेरे भाई ने कही है, उन सब वो रेसिपी है, वो तरीका है कुछ ना काम करने का, बस वही छोड़ दें आप तो काम हो जाएगा। बस ये ना कीजिएगा जो आप कर रहे हैं अभी। आलोक शर्मा जी बताइए आपकी तरफ से क्या सुझाव होगा, इसी से बचिए। देखिए, मुझे लगता है कि इस समय पर बात आई दोषारोपण की, तो कौन दोषारोपण 7 साल से सबसे ज्यादा कर रहा है वो पूरे देश ने देखा है। मेट्रो के किराए इन दोनों को बैठकर तुरंत कम करने चाहिए। पिछले 7 साल के अंदर जब से मोदी जी और केजरीवाल जी की सरकार आई है, मेट्रो के किराए 176% बढ़े हैं। मेट्रो के किराए तुरंत कम होने चाहिए ताकि 2 व्हीलर्स का बर्डन कम हो। दूसरा, बसेस की संख्या बढ़नी चाहिए जो उल्टे घट रही है। तीसरा, कंजेस्टेड जो एरियाज हैं, हॉट स्पॉट्स हैं, जहां पर ट्रैफिक का जाम डेली लग रहा है, उसके ऊपर एक कमेटी बन के उसके पूरी तरह से वहां पर डीकंजेस्ट कैसे किया जाए, ये केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर करना होगा, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस केंद्र सरकार के पास है।
अभी कह रहे थे कि साहब वो एक वैक्यूम क्लीनिंग की बात आई, मुझे याद है केजरीवाल जी एक वैक्यूम क्लीनर जो मशीन आती है उसके सामने आधा किलोमीटर पैदल चले थे मनीष सिसोदिया जी, और बड़ा फोटो शूट हुआ था। लेकिन दोनों को मुस्कुराने की बात नहीं। साउथ एमसीडी में 17 मशीनें जो वैक्यूम क्लीनिंग की हैं, ट्रक माउंटेड हैं, एएमसी के बगैर साउथ एमसीडी में खड़ी हुई हैं पिछले 1 साल से। उनको चलवा लीजिए आप जरा। 30 रुपए की पर्ची कटती थी बॉर्डर पर टैक्सी जब दिल्ली में घुसती थी 2013 में जब हमारी सरकार थी। आज 100 रुपए की पर्ची कटती है। वो पैसा कहाँ जा रहा है? 1500 रुपए छोटे टेम्पू पर और 3000 रुपए की पर्ची एनवायरमेंट सेस कटता है बॉर्डर पर ट्रक का। वो कहाँ जा रहा है? पंजाब में चुनाव लड़ रहे हैं आप उत्तराखंड में, यूपी में चुनाव लड़ रहे हैं आप, और दिल्ली को आपने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। तो जो पैसा दिल्ली वासियों के लिए पॉल्यूशन को कम करने के लिए लगना चाहिए, ये दोनों लोग शांति से बैठें और उसके बाद काम करें। लेकिन दुर्भाग्य है आलोक भाई को ये बड़ा दर्द है कि हम पंजाब चुनाव लड़ रही है, हम गोवा चुनाव लड़ रही है, उत्तराखंड चुनाव लड़ रही है। आप कहीं भी चुनाव लड़िए पर दिल्ली को ऐसे हालत में मत पहुंचा दीजिए ना। और ये कोई हंसने की बात नहीं है संजीव भैया जी, आप हंस रहे हैं। ठीक है, मैं सीधे डॉक्टर एसराम के पास चलता हूँ। डॉक्टर एसराम, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं बारापुला चढ़ता हूँ मेडिकल से, और बारापुला से मुझे डीएनडी पर उतरने में 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगता है। बारापुला क्रॉस करने में 1 से 1.5 घंटे का वक्त, अगर मैं पीक आवर पे चल रहा हूं। इसका क्या सॉल्यूशन है? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि ज़्यादातर हो क्या रहा है कि हम एक्सप्रेसवे बनाते हैं या जो प्राइमरी रोड होती हैं उनको इम्प्रूव करते हैं, लेकिन जो हमारा सेकेंडरी नेटवर्क है उस तरफ कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो जितना हम टाइम सेव करते हैं वहाँ पर बारापुला से, और आगे जितने भी एरिया है मर्जिंग डाइवर्जिंग एरियाज हैं वहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन का ट्रैफिक मर्ज होता है। तो ये अक्सर देखा गया कि मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, लेकिन आपने एक सेक्शन को आपने क्लियर किया, वहाँ से आप तेज़ भागते हैं, आगे जा कर के फिर जाम में चल जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आपने एक रोड को एक इम्प्रूवमेंट में डाला तो आपने एरिया बेसिस पे नहीं किया कि उसको आगे पूरा का पूरा एरिया में हमें इम्प्रूवमेंट देना है, ये हमें तो एक तो ये प्रॉब्लम है। और ये अक्सर प्रॉब्लम हर जगह मिलेगी। आप मेरठ एक्सप्रेसवेज जो कि बहुत बढ़िया बनाया हुआ है, आप जैसे ही वहाँ से निकलते हैं तो सारा का सारा आप कंजेशंस आप ईस्ट दिल्ली में फंस जाएंगे। आप वहाँ से आएंगे तो फंस जाएंगे, ऐसे ही वहाँ से सरायकाले खा के आप आएंगे तो वहाँ पर फंस जाएंगे। तो ये अक्सर देखा गया कि इसमें इसी वजह से मैंने बोला कि, और ये हर जगह पे होता है कि अगर आप एक फ्लाईओवर बना रहे हैं तो आपको यह है कि 5 किलोमीटर के उसके एरिया के आसपास का एरिया का आपको इम्प्रूव करना चाहिए, ना कि उसी लेंथ पे आप काम करेंगे। अब जितना बढ़िया हमने अपना एयरपोर्ट की एक्सेस रोड को बनाया, सरदार पटेल पे आके हम फिर फंस जाते हैं वहाँ पर उसी रोड पे। ये नॉर्मल सी बात है, सब जगह हो रहा है। मैं दीपक जी, मैं एक थोड़ा सा समय लूँगा इसमें, बस ये ध्यान देने के लिए कि अगर एक शहर में कंजेशन चलता रहा, मैं आपको बताता हूँ 90s में इतना कंजेशन था उस टाइम पे सिटीज़ में, दिल्लीज़ में, और उस टाइम पे भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से सीएनजी बसेस वगैरह आई थी। लेकिन वो टाइम था कि जब गुड़गांव की तरफ, नोएडा की तरफ लोगों ने प्लान करना शुरू कर दिया था। तो जब हम टाउन प्लानिंग करते हैं, क्योंकि मैं स्कूल ऑफ प्लानिंग से हूँ, तो हमने ये देखा कि लोगों ने अपनी डिजायर ही बदल दी। तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में लोग समझें कि ये शहर रहने लायक नहीं बना। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक इंडेक्स तैयार किया, लिविंग इंडेक्स। तो वो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ चलना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हम सब के सब भूल रहे हैं, किसी ने अभी तक इसका जिक्र नहीं किया। एक जो पैदल चलने वाला ट्रैफिक सारा दिन ट्रैफिक की ही बात करते रहते हैं। अब 15 से 20% वो है कि जिसको एक कुछ नहीं चाहिए, एक स्पेस चाहिए चलने के लिए। अब जब चलने के लिए स्पेस नहीं है तो हमें कहीं ना कहीं आने वाले समय पर ये भी देखने का है कि हम ये ना हो कि सारा काम ट्रैफिक पे ही ध्यान दें। वॉक द सिटी, क्या ऐसी कोई रोड है या बहुत रोड है या शायद गवर्नमेंट डेवलप कर सकती है? और मैं तो दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट की दोनों कमेटी में हूँ। मैं उस कमेटी में भी था जिसमें कि 10,000 प्लस बस को रेकमेंड किया गया। मैं उस कमेटी में भी हूँ जो कहीं ना कहीं लिविंग इंडेक्स को डिसाइड करता है। तो ये कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि वहाँ
कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, सब अच्छी तरह से बात करते हैं कि सिटी को हम सुधारेंगे, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन पे आते हैं तो कहीं ना कहीं फेलियर जरूर रहता है। तो हमें प्रोग्राम फेल्यूर में बहुत रहता है, जरूरी है लेकिन कि फेल्यूर हमें क्यों रहता है? सबकी इसलिए रहता है फैसिलिटीज को, क्योंकि नीड वोट को बैंक की देखते हुए पॉलिटिक्स से शहर मुझे को मुझे बनाना मुझे है। लगता है अगर walk ये करने भी के लिए एक बहुत space बड़ा नहीं होगा तो फैक्टर है यही reason जिसके हुआ कि चलते आजकल पॉलिटिकल स्कूल पार्टीज के अपने बच्चे अपने हिसाब से के लिए अपनी पहले अपनी साइकिल लाइन से तय जाया करती है करते और थे। पिसता है आम आदमी। और दिल्ली में जो 700 का संकट है वो विकराल है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली के 80% लोग ये मानते हैं, एनसीआर के 80% लोग ये मानते हैं कि लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।